मेरा नाम फरहान है और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो मेरे जीवन की सबसे डरावनी और असली घटना है। मैं इसे पहली बार खुले दिल से आई के हॉरर चैनल के दर्शकों के लिए सुना रहा हूं, क्योंकि अगर मैं इसे अपने सीने में दबाए रखता तो शायद मैं पागल हो जाता। ये घटना तब की है जब मैं 23 साल का था, यानी वो उम्र जब इंसान में जोश ज्यादा होता है और समझ कम। दुनिया बड़ी लगती है और डर छोटा। मैं दक्षिण भारत के अंतिम छोर कन्याकुमारी में एक फ्रीलांस वीडियो मेकर था। मुझे लोक कथाओं, तंत्र मंत्र, रहस्यमयी जगहों और पुराने देवालयों के इतिहास में हमेशा से दिलचस्पी रही है। उसी दिलचस्पी की वजह से मुझे एक डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट मिला, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें मुझे दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक यात्रा करते हुए अलग अलग राज्यों की अंधेरी परंपराएं रिकॉर्ड करनी थी। मैंने सोचा, क्या मुश्किल है, कैमरा उठाओ और निकल जाओ, यही तो काम है मेरा। पर मुझे पता नहीं था कि ये सफर सिर्फ कैमरे का नहीं, मेरी आत्मा का सफर बनने वाला है। मैंने अपनी यात्रा की शुरुआत सुबह 5 बजे की। समुद्र का पानी शांत था, लेकिन हवा में एक अजीब ठंडक थी। मैंने अपना बैग उठाया, स्कूटी स्टार्ट की और हाईवे की ओर निकल पड़ा। लेकिन तट से लगभग 1 किलोमीटर दूर ही मुझे पहला अजीब अनुभव हुआ। सड़क पर अचानक सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी थी, लंबे बाल, बिल्कुल स्थिर खड़ी, बिना पलक झपकाए मुझे देखती हुई। मैंने स्कूटी धीमी की, पर जैसे ही मैंने देखा कि उसके पैर उल्टे थे, मेरा दिल एक पल के लिए ठहर गया। मैंने स्कूटी तेज कर दी, लेकिन सिर्फ 3 सेकंड बाद मैंने रियर मिरर में झांका। वो औरत भी मेरे पीछे दौड़ रही थी, नॉर्मल स्पीड में नहीं, इंसानों की तरह नहीं, बल्कि ऐसे जैसे हवा उसे उठा उठाकर आगे फेंक रही हो। मैंने पूरा एक्सीलरेटर घुमा दिया। कुछ मिनट बाद वो गायब हो गई, लेकिन मेरे दिल की धड़कन अब भी बंदूक की तरह चल रही थी। मैंने खुद से कहा, शायद मैं थका हूं, नींद कम हुई है, ये भ्रम रहा होगा। लेकिन ये यात्रा की बस शुरुआत थी। असली खौफ तो आगे मेरा इंतजार कर रहा था। कन्याकुमारी से मैदानी तमिलनाडु की तरफ आते हुए मैं कई छोटे छोटे गांवों से गुजरा। एक गांव ऐसा था जहां हर घर की दीवार पर लाल हाथों के निशान बने थे, कुछ ताजा, कुछ पुराने। मैंने एक बुजुर्ग से पूछा, ये निशान क्यों हैं? वो बोला, रात में एक थले साई आती है, वो घर खोजती है जिसमें कोई अकेला सोता हो। ये हाथों के निशान डराने के लिए बनाए जाते हैं, ताकि वो अंदर ना आए। मैं हंसा तो बुजुर्ग के चेहरे पर गुस्सा दिखा। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, हंसी अभी है, पर जब तुम उत्तर की राह में उस चीज से मिलोगे जो तुम्हारा पीछा करेगी, तब समझोगे। उसकी आवाज बिल्कुल खाली थी, न डर न भावना, बस सच्चाई। मुझे तब भी लगा वो अंधविश्वासी होगा, पर वो सही था। जैसे ही मैं तमिलनाडु से निकलकर केरला की सीमा में पहुंचा, अचानक मौसम अजीब होने लगा। 3 बजे दिन में अंधेरा पड़ने लगा। जंगल सा रास्ता, ऊपर बांस और ऊंचे घने पेड़, नीचे गीली मिट्टी और चारों तरफ सन्नाटा। सड़क पर एक बूढ़ा साधु खड़ा था, लाल कपड़ों में, आंखें बिना पलक झपकाए मेरी तरफ किसी पत्थर की तरह टिकी हुई। मैंने स्कूटी रोकी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ आया और बोला, उत्तर मत जाओ, वहां एक छायानाथ है, वो तुम्हारी आत्मा को पहचान चुका है। मैंने पूछा, आप कौन? इस बार उसकी आवाज भारी थी। मैं वो हूं जिसने अंधेरे को करीब से देखा है, और तुम उसे देखने जा रहे हो। उन्होंने मेरी पेशानी पर भस्म लगाई और बोले, ये बचाएगी नहीं, बस चेतावनी देगी। फिर वो अचानक जंगल में गायब हो गया, इतनी तेजी से कि जैसे कोई हवा में घुल गया हो। रात 9 बजे के आसपास मैं एक पहाड़ी मोड़ पर पहुंचा।
यहाँ नेटवर्क नहीं था, सड़कें खाली थी और कई किलोमीटर दूर तक कोई बस्ती नहीं। तभी मुझे लगा कि किसी ने मेरा नाम पुकारा, पहले धीरे फिर तेज। फरहाना। मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। मेरे दाएं कान के पास एक महिला की सांस जैसी आवाज आई, पीछे देखो। मैं जड़ होकर रुक गया। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मुड़ूं, लेकिन मेरी स्कूटी का इंजन खुद ब खुद बंद हो गया। हेडलाइट झपझपाने लगी और फिर मेरे ठीक सामने सड़क पर एक काला साया दिखाई दिया। ना चेहरा ना आकार, बस काला धुंध जैसा। फिर मैं हिला भी नहीं था कि वो महिला मेरी आंखों के सामने धुएं में बदलकर गायब हो गई। मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। मैंने बेंच पर उकेरी गई एक लाइन देखी, ये स्टेशन 1987 में बंद हो चुका है, यहाँ कोई नहीं आता। मेरे हाथ ठंडे पड़ने लगे। ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा था? कहीं मैं उस साए के निशाने पर तो नहीं था? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, कर्नाटक से महाराष्ट्र का खतरनाक रास्ता। मैं जैसे तैसे स्कूटी लेकर आगे बढ़ा। सड़क बिल्कुल सुनसान, पेड़ों की शाखाएं सड़क पर झुकी हुई, और हर 15 से 20 मिनट बाद मुझे वही नाम पुकारने वाली आवाज सुनाई देती, फरहाना। अभी आवाज लड़की की होती, कभी बच्चे की, कभी बूढ़े की, कभी मेरे अपने जैसी। मैंने समझ लिया था कि यह सफर सामान्य नहीं है। ये कोई यात्रा नहीं, बल्कि किसी अदृश्य पीछा करने वाली शक्ति का खेल था। और फिर रात 3 बजे मैं एक पहाड़ी घुमाव पर पहुंचा। चांद बादलों में छिपा था। अचानक सड़क पर एक पूरी भीड़ खड़ी दिखी, 20 से 25 लोग, सभी सफेद कपड़ों में, बिना आवाज, बिना हिलावट, बस हमेशा मुझे देख रहे हों ऐसे खड़े। मैंने स्कूटी रोकी। मेरे हाथ कांप रहे थे। उनमें से एक आगे आया और बोला, तू दक्षिण छोड़ आया है, उत्तर की छाया तुझे बुला रही है। पर याद रख, जो छाया शुरू होती है वो अंत तक पीछा करती है। फिर पूरी भीड़ एक साथ हवा में उठकर धुएं में बदल गई। मैंने पहली बार जिंदगी में सचमुच चिल्लाया, और उसी रात पहली बार मुझे समझ आया। सुबह का समय था, करीब 6 बजे। कर्नाटक की पहाड़ियों से निकलते ही सड़कें चौड़ी होने लगी, हवा गर्म होने लगी। मैंने सोचा, चलो अब सब सामान्य हो जाएगा। लेकिन जैसे ही महाराष्ट्र सीमा का बोर्ड आया, एक अजीब सा भारीपन मेरे सिर पर चढ़ने लगा। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे हेलमेट पर हाथ रख दिया हो। मुझे लगा थकान होगी, पर असली वजह कुछ और थी। कुछ किलोमीटर आगे मैंने सड़क किनारे एक छोड़ा हुआ ढाबा देखा। सोचा पानी पीकर आगे बढ़ता हूं। ढाबा बिल्कुल सुनसान था। सिर्फ एक काला कुत्ता वहां बैठा था। उसकी आंखें अजीब चमक रही थी। जैसे ही मैं अंदर गया, मुझे मेज पर एक नोट मिला, तू चाहे जहां भाग ले, पर छाया तेरे ठीक पीछे है। यही लाइन तमिलनाडु के एक बुजुर्ग ने भी कही थी। ठिठक गया मैं। तभी वह काला कुत्ता धीरे धीरे मेरी तरफ आया। उसकी चाल सामान्य नहीं थी। टांगे दूसरी दिशा में मुड़ रही थी और उसकी आंखों से खून जैसा कुछ बह रहा था। उसने धीरे से गर्जना की, मनुष्य की आवाज में, पीछे मत मुड़ना। मैं जर हो गया। मुझे पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, बहुत धीरे, जैसे कोई नंगे पैर गीली मिट्टी पर चल रहा हो। धड़ाम। ढाबे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मैंने कुत्ते की आंखों में देखा। वह अब कुत्ता नहीं था, बल्कि किसी और चीज का भेष। कुत्ता बोल उठा, भाग, अभी भाग। मैं ढाबे से बाहर भागा। स्कूटी की चाबी हाथ से गिर गई। हाथ कांप रहे थे। जब मैं झुककर चाबी उठा रहा था,
मेरी पीठ पर किसी ठंडी चीज ने स्पर्श किया, जैसे बर्फ का हाथ। मैंने बिना पीछे देखे स्कूटी स्टार्ट की और पूरी गति से निकल गया। मैं 2 मिनट बाद भी कांप रहा था। वह आवाज जो हर जगह थी। महाराष्ट्र में आगे बढ़ते हुए सड़कें चौड़ी तो थीं, पर जंगल बेहद घने। पेड़ों की शाखाएं सड़क के ऊपर ऐसे तनी थीं जैसे किसी के पंजे। थोड़ी देर बाद फिर वही आवाज, फरहान। इस बार वह आवाज स्कूटी की पिछली सीट से आई। मेरी आंखों में पानी भर आया। मैंने पीछे देखा नहीं, पर मुझे अपनी गर्दन के पास हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे कोई अदृश्य चेहरा मेरे कान के बहुत करीब हो। 1 घंटा, 2 घंटे, तड़का निकल आया, पर वह आवाज बंद नहीं हुई थी। नासिक का वह निर्जन मोड़, जहां सड़कें भटकाती हैं। मैं दोपहर करीब 12 बजे नासिक के बाहर पहुंचा। यहां मंदिरों का शहर कहा जाता है, लेकिन मुझे जिस सड़क से जाना था वह सीधी नहीं थी। 3 सड़कों का एक ही जैसा क्रॉसिंग। मैंने दाएं रास्ता चुना। 30 मिनट चलने के बाद पता चला सड़क कहीं नहीं जा रही। पेड़ों ने रास्ता ढक रखा था। मैंने दूसरा रास्ता पकड़ा, वह भी बंद। तीसरा रास्ता पकड़ा, वह भी। मैं समझ गया, मैं भटक नहीं रहा था, मुझे भटकाया जा रहा था। फिर एकदम से पेड़ों के बीच से किसी लड़की की हंसी आई, एकदम शिशु जैसी, बिल्कुल मासूम, लेकिन उसमें कुछ भयानक छिपा था। इधर आओ फरहान। मेरी सांसें अटक गईं। मैंने स्कूटी मोड़ी और पूरी स्पीड में शहर की तरफ भागा। जैसे ही मैं शहर की हलचल में पहुंचा, हंसी बंद हो गई। मध्य प्रदेश, जहां रात जिंदा लगती है। मैंने सोचा था कि इतना डर काफी है, लेकिन इस यात्रा में काफी जैसा कुछ था ही नहीं। जैसे ही मैं मध्य प्रदेश में घुसा, अचानक रात बहुत जल्दी उतर आई। 6 बजे लग रहा था जैसे रात 11 बज गए हों। मैं एक जंगल वाले क्षेत्र खांडवा के पास से गुजर रहा था। यहाँ सड़क पतली और मोड़ बहुत तीखे थे। अचानक मेरे सामने सड़क पर एक आदमी गिरा हुआ दिखा। मैं रुका। वह घायल लग रहा था। मैं उसके पास गया। उसका चेहरा मेरी तरफ था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, बिना पुतली। वह धीरे धीरे बोला, देर कर दी तुमने, वह तुम्हारे पीछे खड़ा है। और वह आदमी मेरी आंखों के सामने मिट्टी में धंसने लगा, जैसे धरती ने उसे निगल लिया हो। मेरा शरीर पत्थर बन गया। मेरे पीछे कदमों की आवाज गूंजी, धीरे, बहुत धीरे, ठ ठ। मैंने भागकर स्कूटी स्टार्ट की और बिना पीछे देखे भागता रहा। 45 मिनट बाद भी मेरा दिल धड़क रहा था। रात 2 बजे मैं एक नदी के पुल पर पहुंचा। चारों तरफ अंधेरा, न कोई वाहन, न कोई आवाज, सिर्फ हवा की सनसनाहट। मैंने पानी में झांका और मेरा दिल उछलकर गले में आ गया। मेरी परछाई पानी में मेरे साथ नहीं चल रही थी, वो देर से चल रही थी। 1 सेकंड, 2 सेकंड, पीछे, और फिर मेरी परछाई ने मुझे घूर कर देखा। हाँ! मैंने चीख मार दी। परछाई मुस्कुराई। उत्तर में मेरा घर है। अब मैं मध्य प्रदेश से निकलकर उत्तर प्रदेश की दहलीज पर पहुंच चुका था। जैसे ही सीमा पार की, मुझे लगा कि कोई मेरी स्कूटी पर चढ़ गया है। भारीपन, जैसे कोई मेरे पीछे बैठा हो। फिर एक ठंडी सांस मेरे कान पर लगी। अब सफर शुरू हुआ है फरहान। वहां जिस जगह जा रहे हो उसे काला द्वार कहा जाता है। मैंने डर के मारे ब्रेक लगा दिया। स्कूटी रुकते ही मेरी पीछे वाली सीट पर हल्का सा दबाव महसूस हुआ, जैसे कोई अभी उतरा हो। सड़क पर पहले कोई नहीं था, लेकिन अब सड़क के दोनों तरफ काले सफेद कपड़ों में लोग खड़े थे, बिल्कुल स्थिर,
बिना चेहरा, बिना आंखों के। सभी एक साथ बोले, आगे बढ़ो, वह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं उड़ा, भागा और भागता ही चला गया। मुझे नहीं पता कि मैं जिंदा कैसे बचा, लेकिन एक बात साफ थी, सफर खत्म नहीं हुआ था, ये तो बस दरवाजा खुला था। मैं अब उत्तर प्रदेश की सीमा पार कर चुका था। दक्षिण से चला वह साया जो तमिलनाडु में बस एक औरत था, केरल में एक साधु, महाराष्ट्र में कुत्ता और मध्य प्रदेश में परछाई। अब उत्तर में आते आते अपना असली रूप ले रहा था। मुझे एहसास था अब यह सफर सामान्य नहीं रहा। यह कोई यात्रा नहीं, बल्कि किसी काले द्वारा में खिंचने का खेल था। सुबह के करीब 8 बजे मैं बनारस की तरफ बढ़ रहा था। यही वह इलाका था जहां मेरी रिसर्च डॉक्यूमेंट्री के लिए सबसे ज्यादा रिकॉर्डिंग करनी थी। पर रास्ते में मुझे एक अजीब सा गांव दिखा। ना उसमें कोई बोर्ड था, ना कोई बस स्टॉप और ना कोई आवाज। गांव में प्रवेश करते ही हवा की गंध बदल गई, जैसे किसी पुराने कमरे में पड़े धूप बत्ती और राख की मिलीजुली महक। गांव के पहले घर के बाहर मुझे एक बुजुर्ग दिखाई दिया। चेहरा झुर्रियों से भरा, पर आंखें अजीब सफेद और चमकदार। मैं रुका और पूछा, बाबा, ये कौन सा गांव है? वह थोड़ी देर मुझे देखता रहा, फिर बोला, जहां आए हो वहां से कोई लौट कर नहीं गया, पर तुम आ गए हो। मैंने पूछा, नाम क्या है इस गांव का? बुजुर्ग बोला, नाम जान लेने से कुछ नहीं बदलेगा, पर यह जान लो, तुम्हारा पीछा करने वाली छाया यही रहती है, यही उसका घर है। मेरी रीढ़ जम गई। गांव की सड़कें, हर घर से फुसफुसाहटें। जैसे जैसे मैं गांव के अंदर जा रहा था, हर घर की खिड़की से कोई न कोई मुझे देख रहा था, पर चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे, सिर्फ 2 सफेद गोल आंखें। कभी किसी घर से बच्चे की हंसी आती, कभी किसी घर से सिसकी, कभी किसी घर से फरहान। अब मुझे यह आवाज चिढ़ाने लगी थी, जैसे कोई बच्चा अंधेरे में आपको डराने की कोशिश करे, पर यहां यह कोई बच्चा नहीं था। मैं गांव के बीच बने एक पुराने चौक पर पहुंचा। बीच में एक कच्चा कुआं था। उसके आसपास 5 पत्थर थे, जिन पर कुछ लिखा हुआ था, पर भाषा अजीब थी, तिब्बती जैसी, पर अक्षर टूटी फूटी देवनागरी जैसे। मैंने कैमरा ऑन किया और पत्थरों को रिकॉर्ड करने लगा। जैसे ही मैं तीसरे पत्थर के पास पहुंचा, धरती हिली। ऐसा लगा जैसे जमीन के भीतर कोई बड़ा सांप या इंसान रेंग रहा हो। और तभी कुएं से आवाज आई, क्यों आया तू? तेरे अंदर जो डर है, उसी से मैं जन्मा हूं। मैं उछल गया, मेरे हाथ से कैमरा गिर गया। कुएं से ठंडी हवा निकली और मेरे पैरों के पास आकर रुक गई। मेरी सांस बंद हो गई। गांव के कोने पर एक पुराना टूटा हुआ मंदिर था। ना कोई घंटी, ना कोई मूर्ति, ना कोई चढ़ावा, सिर्फ काला अंधेरा। मंदिर के बाहर लिखा था, काला द्वार, पार मत जा, वापसी नहीं होती। मैंने जैसे ही मंदिर के अंदर कदम रखा, हाई हो गई, जैसे पूरा मंदिर मुझ पर गिरने वाला हो। अचानक अंदर की दीवारों पर परछाइयां चलने लगी। किसी इंसान की तरह नहीं, किसी भूत की तरह नहीं, बल्कि ऐसे जैसे धुआं हाथ पांव बनाकर चल रहा हो। मैंने पीछे मुड़ना चाहा, पर रास्ता गायब हो चुका था। अब मैं फंस चुका था। मंदिर के अंदर सबसे बीच में एक काला त्रिकोण बना था, चूने और राख से। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, उस त्रिकोण के बीच कुछ हिलने लगा। मैंने सोचा कोई जानवर होगा, पर जो निकला वह मेरी सोच से लाख गुना भयानक था। वहां से मेरी अपनी परछाई बाहर आई। परछाई धीरे धीरे आकार ले रही थी।
पहले सिर, फिर हाथ, फिर टांगे, और फिर उसने मेरी ही आवाज में कहा, फरहान, तू तो दक्षिण से चला था, पर उत्तर में आकर मैं पूरा हो गया हूं। मैं पत्थर बनकर खड़ा रह गया। वह मेरी तरफ बढ़ने लगी। परछाई तेजी से मेरी तरफ आई और मेरी गर्दन पकड़ ली। उसका हाथ किसी बर्फ की तरह ठंडा था, लेकिन उसकी पकड़ लोहे जैसी। मैं चीखा, तुम कौन हो? वह बोली, मैं वो हूं जिसे तुमने जन्म दिया। तुम्हारा डर, तुम्हारा अतीत, तुम्हारी छिपी बातें, सब मिलकर मैं बना हूं। मैंने उसे धक्का देने की कोशिश की, पर उसका शरीर ठोस नहीं था। वह धुएं की लपटों की तरह फैल गई और मेरे चारों तरफ घूमने लगी। फिर एकदम से उसने मेरे कान के पास फुसफुसाया, तुम मुझे नहीं मार सकते फरहान, मैं तुम ही तो हूं। मैं कांप गया। मैंने किसी तरह त्रिकोण से बाहर छलांग लगाई और मंदिर से बाहर दौड़ा। पर मंदिर के बाहर पूरा गांव मेरी तरफ देख रहा था। सैकड़ों आंखें, सैकड़ों चेहरे, पर सब बिना अभिव्यक्ति। एक साथ सब बोले, वह बाहर आ गया, अब सफर का अगला हिस्सा शुरू होगा। उस रात हम कर्नाटक छोड़कर महाराष्ट्र में दाखिल हो चुके थे। सड़कें सुनसान थीं और पूरा हाईवे काली चादर में लिपटा पड़ा था। सिर्फ ट्रक की हेडलाइट्स सड़क को ऐसे काटती हुई चल रही थीं, मानो अंधेरे के सीने पर कोई चुरकी सी खिंच रही हो। हम दोनों, मैं और भानु, अब भी उस अजीब औरत की परछाई और उस ट्रेन हादसे के प्रेतों को नहीं भूले थे। आई के हॉरर चैनल का कंटेंट बनाना इतना असली हो जाएगा, हमने कभी सोचा भी नहीं था। भानु ने धीरे से मुझसे कहा, भाई, डर लग रहा है, आज कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं हो रहा है? मैं हंसा भी नहीं। अंदर कहीं ऐसा लग रहा था कि हम अब किसी आम इंसानी सफर में नहीं, बल्कि किसी ऐसे रास्ते पर फंस गए हैं जहां से लौटना शायद आसान नहीं। करीब रात के 2 बजे हमारा ट्रक एक लंबे जंगलनुमा इलाके से गुजर रहा था। भानु की आंखें नींद से झुक रही थीं और मैं स्टीयरिंग संभाले हुए रेडियो पर हल्की आवाज चला रखी थी। लेकिन अचानक मेरी नजर सड़क के बीचों बीच किसी पड़ी हुई चीज पर पड़ी। एक लाल साड़ी, जो ऐसे पड़ी थी जैसे कोई औरत सड़क पर औंधे मुंह गिरकर मर गई हो। भानु चौंक कर उठ बैठा। भाई, ट्रक मत रोकना, मैं कसम खाता हूं ये इंसान नहीं है। मेरे हाथ थोड़े कांपे, क्योंकि वो साड़ी हवा में नहीं हिल रही थी, बल्कि धीरे धीरे खुद ब खुद सड़क के किनारे सरक रही थी, जैसे कोई अदृश्य चीज उसे पकड़कर खींच रही हो। मैंने तुरंत स्पीड बढ़ा दी, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़े, वो लाल साड़ी अचानक सड़क के ठीक बीच आ खड़ी हुई और साड़ी के नीचे से 2 पैर उल्टे निकल आए। हाँ, उल्टे पैर, जैसे पंजे पीछे की तरफ मुड़े हों। और फिर साड़ी ऊपर उठी। एक मुंह दिखाई दिया, लेकिन चेहरा इंसान का नहीं था। वो चेहरा बिना आंखों वाला, बिल्कुल चपटा, और सिर्फ एक लंबी हड्डी जैसी जीभ बाहर निकली हुई। भानु चीख पड़ा, ये दक्षिण का पेरी है भाई, भागो! मैंने ट्रक को झटके से मोड़ा और स्पीड 100 से ऊपर कर दी, लेकिन वो चीज तेजी से उछलकर ट्रक के ऊपर आ गिरी। धड़ाम! पूरा ट्रक हिल गया। हम दोनों अंदर बैठे कांप रहे थे। ट्रक की छत पर कोई तेजी से दौड़ रहा था, जैसे लंबे नुकीले नाखून स्टील की छत को खरोच रहे हों। ठरर 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 ठरर! भानु ने कांपती आवाज में कहा, भाई, ये क्या है? अब क्या होगा? मैंने रेडियो बंद कर दिया ताकि आवाज साफ सुन सकूं। अचानक छत पर कुछ रुका और फिर ट्रक के फ्रंट ग्लास पर उल्टा लटक गया। उसका चेहरा हमारे सामने था, उसका मुंह कानों तक फटा हुआ,
कोई आंखें नहीं, सिर्फ दो गहरी काली गुफाओं जैसी खाली जगहें और भीतर सन्नाटा, जैसे कोई दूसरा संसार। उसने अपनी लंबी जीभ कांच पर पटकी। चटाक! कांच में दरार पड़। भानु रोने लगा। हम मर जाएंगे भाई, हम मर जाएंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। तभी मैंने देखा सड़क आगे मोड़ ले रही है और दाईं तरफ एक पुराना पुल है। मैंने ट्रक को सीधे पुल की रेलिंग की तरफ घुमा दिया। भानु चिल्लाया, क्या कर रहे हो भाई? मैंने दांत भींच कर कहा, इसको झाड़ देंगे, ट्रक झटका खाएगा तो ये गिरेगा। और जैसे ही ट्रक पुल के ऊबड़ खाबड़ हिस्से पर उछला, वो चीज कांच से फिसलकर नीचे सड़क पर जा गिरी। मैंने स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। करीब 20 मिनट बाद हमें एक पुलिस चेकपोस्ट दिखा। हमने सोचा कि थोड़ा रुकते हैं, पानी पीते हैं और अपनी हालत ठीक करते हैं। लेकिन जैसे ही ट्रक रोका, भानु ने धीरे से मेरा हाथ पकड़कर कहा, भाई कुछ गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि चेकपोस्ट पर एक भी पुलिस वाला हिल नहीं रहा था। वे 3 आदमी खड़े थे, लेकिन बिल्कुल बेजान, जैसे कोई मूर्ति रख दी गई हो। जब हम पास गए तो देखा वे सिर्फ चमड़ी के खोल थे, अंदर कुछ नहीं, सिर्फ खाली। और उनके पीछे खून से एक शब्द लिखा था, उत्तर में इंतजार कर रही है। मेरा दिल धक से रह गया, क्योंकि दक्षिण का पेरी हमारे पीछे था और अब उत्तर में कोई और, हमारे इंतजार में। जैसे ही हम बॉर्डर पर पहुंचे, हल्की बारिश शुरू हो गई। हवा बहुत ठंडी, जंगल गहरा और अंधेरा इतना कि हेडलाइट भी मुश्किल से 10 मीटर दूर तक रोशनी डाल पा रही थी। ट्रक की खिड़की पर बारिश की बूंदें टकरा रही थी और अचानक एक बच्चा सड़क के बीच खड़ा दिखाई दिया, सफेद कपड़ों में, बिल्कुल भीग गया। उसकी उम्र बस 6 से 7 साल होगी। मैंने ब्रेक दबाया। भानु चिल्लाया, मत रोकियो भाई, बच्चा नहीं है। हम महाराष्ट्र से निकलकर मध्य प्रदेश के भीतर पहुंच चुके थे। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन हवा में एक गहरा, दफन किया हुआ सन्नाटा घुला था। ऐसा सन्नाटा जो सिर्फ प्रेत आत्माओं की मौजूदगी में ही महसूस होता है। भानु बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, मानो किसी भी पल वह बच्चा फिर से ट्रक पर कूद पड़ेगा। मैंने कहा, भानु, अब आखिर तक जाना ही पड़ेगा। ये पीछा तभी छूटेगा जब हम उत्तर की ओर पहुंचेंगे। उसकी आंखों में सिर्फ एक डर था। फारूक वहां क्या इंतजार कर रहा है? मैंने अपनी सांस रोककर कहा। उस बच्चे ने कहा था, मां। भानु का चेहरा सफेद पड़ गया। रात लगभग 3 बजने को थे। हम श्योपुर जंगल को पार कर उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहे थे। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था, इतना घना कि चांद की रोशनी तक अंदर जाने से डर रही थी। हेडलाइट कभी कभी झपक रही थी। ऐसा लगता था मानो अंधेरा खुद रोशनी को निगल रहा हो। अचानक सड़क के किनारे कुछ दिखाई दिया। लाल चुंदरी, दिखने में वही जैसी दक्षिण में उस पैरी के पास थी। भानु सहम गया। भाई, ये चुंदरी यहां कैसे? मैं कुछ बोलता उससे पहले वो चुंदरी हवा में उठी और सड़क पर फैल गई और चुंदरी के नीचे कुछ सरकते हुए दिखा। मैंने तुरंत ट्रक मोड़ा और आगे निकल गया। लेकिन 10 किलोमीटर बाद वही लाल चुंदरी सड़क के बीच में फिर पड़ी हुई मिली। इस बार उसके ऊपर लिखा था, मां के पास आओ। भानु कांप गया। ये हमारे साथ चल रही है भाई। और ठीक उतना ही सही था। चुंदरी इंसान नहीं थी, वह एक संकेत थी, किसी बड़ी और खतरनाक चीज का संकेत। जैसे ही हम चंबल नदी के पास पहुंचे, हमारी हेडलाइट्स खुद ब खुद बंद हो गईं। ट्रक का इंजन भी अजीब आवाज करने लगा। और फिर सड़क पर हमें कुछ दिखा। औरत, लंबे बाल, फटे पांव,
और उसके दोनों हाथों में 2 छोटे छोटे बच्चों की अस्थियां। भानु रो पड़ा। भाई, यही होगी उस बच्चे की मां। मैंने गहरी सांस ली। वह औरत ट्रक के सामने खड़ी हो गई। मैंने ब्रेक मारे। ट्रक रुक गया और वह धीरे धीरे चलकर कांच तक आई। उसकी आंखें पानी जैसी सफेद, चेहरा खून से भरा और उसकी सांस ऐसी जैसे किसी कब्र के भीतर की सड़ी हवा हो। उसने मुझे देखकर कहा, पहले मेरे 2 बच्चे दक्षिण ले गए थे, अब मेरी आत्मा ने उन्हें वापस भेजा है। मेरा गला सूख गया। तुम यहां क्यों? मैं किसी तरह बोल पाया। उसने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तुम दोनों बिना जाने मेरे बच्चों को अपने साथ खींच लाए हो। भानु चीखा, हमने कुछ नहीं किया। औरत का चेहरा अचानक भयानक हो गया। जो दक्षिण में मौत के बाद भी नहीं सोते, उन्हें उत्तर में मैं सुलाती हूं। उसने ट्रक की तरफ हाथ बढ़ाया और पूरा ट्रक कांप गया। खिड़कियां अपने आप खुलने लगी। हवा का एक भयानक झोंका अंदर घुस गया और तभी हमारी आंखों के सामने अंधेरे से वह दक्षिण का पेरी फिर प्रकट हुआ। वही उल्टे पैर, वही बिना आंखों वाला चेहरा, वही लंबी जीभ। पेरी हल्की फुसफुसाहट में बोला, ये बच्चे मेरे हैं। उत्तर की मां गुर्राई, ये मेरे जन्मे हैं, मौत में मेरे हैं, तुमने चुराए थे। और दोनों के बीच हवा तेज होने लगी। अचानक पेरी ने छलांग लगाई। मां ने चीख मारी और दोनों अंधेरे में एक दूसरे से भिड़ गए। हवा में खून की बूंदें उड़ने लगी। पूरी जमीन हिलने लगी। पेड़ झुक गए। ट्रक का बोनट खुल गया। भानु चिल्लाया, फारूक भागो, पेरी मां को मार देगा तो हम। लेकिन मैं हिल भी नहीं पा रहा था। अंधेरा इतना गहरा हो चुका था कि दोनों का शरीर दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ आवाजें आती थी, चटाक, धड़ाम, हाँ, और फिर अचानक पूरी दुनिया चुप हो गई। हम दोनों डर से जमे बैठे थे। तभी अंधेरे से एक आकृति बाहर निकली। भानु ने मेरी कलाई पकड़ ली। वो आकृति धीरे धीरे पास आई। उसने सिर ऊपर उठाया और मैंने देखा वो उत्तर की मां थी। लेकिन उसका चेहरा अब आधा जला हुआ और उसके हाथों में 2 छोटे बच्चों की आत्माएं चमक रही थीं। पेरी गायब था, खून का एक निशान भी नहीं। वह बोली, मैंने जीत लिया, लेकिन ये लड़ाई तुम दोनों को अधूरी छोड़नी नहीं थी। हम कांपते रहे। वह आगे बढ़ी, तुम दोनों अब मेरी आत्मा में बंध चुके हो। तुम्हारी किस्मत अब अध दक्षिण के बीच फंसी है। मैं घबराकर बोला, हमने क्या गलती की? उसकी आवाज गूंजती हुई बोली, तुमने मेरी धरती की दहलीज पार कर दी थी, बिना मेरी इजाजत। और फिर उसने अपना हाथ हमारे ट्रक के बोनेट पर रख दिया। पूरा ट्रक चमकने लगा, जैसे उसकी आत्मा हमारे वाहन में उतर रही हो। भानु चीखा, नहीं, ऐसा मत करो। लेकिन मां ने कहा, अब जहां भी जाओगे, मेरी छाया तुम्हारे साथ चलेगी। अचानक आसमान में बिजली गिरी, इतनी तेज कि पूरा जंगल सफेद हो गया। हमारी आंखें एक पल के लिए बंद हुई और जब खोली, वो मां गायब थी। सिर्फ जमीन पर एक लाइन लिखी हुई थी, दक्षिण से उत्तर आने वालों की आत्माएं कभी नहीं रुकती। हम घबराकर ट्रक में बैठे, इंजन स्टार्ट किया और तेजी से आगे बढ़ गए। कुछ किलोमीटर बाद हमें इंसानी आबादी दिखी, रोशनी, दुकानें, ढाबे। ऐसा लगा जैसे हमने 2 अलग दुनिया पार कर ली हों। हम दोनों हवा गंभीर थी। भानु रो पड़ा। मैंने उसे कंधे पर हाथ रखा
और उसी रात हमने फैसला किया, जो भी हुआ हम आई के हॉरर चैनल पर सब बताएंगे। और इसलिए आज मैं फारूक अपनी मक्त जवानी की सबसे डरावनी रात आपको सुना रहा हूं।